मेरा मस्तिष्क बढ़ने लगा है, प्यार भी वह समझने लगा है। मेरा मस्तिष्क बढ़ने लगा है, प्यार भी वह समझने लगा है। जिसमें कण कण मेरा डूब जाए, आज इतना मुझे प्यार दो माँ। जिसमें कण कण मेरा डूब जाए, आज इतना मुझे प्यार दो माँ। आज इतना मुझे प्यार दो माँ। आज इतना मुझे प्यार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। मुझको भरपूर विस्तार दो माँ। श्रेष्ठ सपनों का संसार दो माँ। तो आज जो हमारा विषय है कि जो इतना ये माँ की पाठशाला आपके लिए चलाई जा रही है, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, और क्यों हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप इन क्लासेस को करिए, जिससे बच्चा अंदर गर्भ में सब कुछ सीखेगा। और ये 9 महीने का समय आपके लिए विशेष है, जिसमें आप एक डिजाइनर की भूमिका निभा रहे हैं, एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा है उसको आप ही डिजाइन कर रहे हैं। आज विज्ञान से प्रूव हो चुका है कि गर्भ में बच्चा देखता है, सुनता है, समझता है, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकता है, और वो एक अवेयर इमोशनल बीइंग है। मतलब वो कॉन्शियस है, वो जागृत है, वो आपसे कनेक्टेड है, वो आपके द्वारा आपके अंदर जो भी चल रहा है उसको ग्रहण करता है, और आगे का जीवन उसका उसी से निर्धारित हो। तो ये इसीलिए ये आज की कक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे लोग, जिन्होंने बहनों ने पिछले सप्ताह संस्कार कराया था, उनके लिए एक तरह से ये एक सिलेबस की तरह शुरू हो रहा है। जिनके डिलीवरी होने वाली है उनके लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो भी आगे समझे इसको और आगे की क्लासेस भी करें, क्योंकि अभी उनके पास बच्चे के जन्म के बाद के 5 वर्ष का भी समय रहेगा, जिसमें वो बच्चे को आगे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और यही ज्ञान विज्ञान आज उन्हें समझाया जाए। किंतु जिनके अभी समय है, तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ बता दूं 3-4 महीने का समय पूरा रहता है, जिसमें ये पूरा कोर्स की तरह से कवर किया जाता है। ये सभी को प्रणाम। सभी हमारी गर्भवती बहनें बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान को प्राप्त कर रही हैं, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो चेतना है, मैं तो कहूंगी वही चेतना आपको प्रेरित कर रही है इस क्लास में आने के लिए। तो वही चेतना हमको प्रेरित कर रही है सूक्ष्म से कि हम ये ज्ञान आप तक पहुंचाएं। ये गुरुदेव की असीम कृपा है कि आप लोग इस गर्भ संस्कार कोर्स से, माँ की पाठशाला से जुड़ पा रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति को साक्षी मानते हुए, उनके दिव्य संरक्षण को प्रणाम करते हुए, आइए गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्देव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने दोनों हाथों को घर्षण करें और हथेलियों को आंखों पे रखें, उसी में बंद आंखों को खोलें और समस्त चेहरे पर इस ऊर्जा को ग्रहण करें और अपने पेट पर, अपने गर्भ शिशु तक इस ऊर्जा को पहुंचाएं। मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या। स्क्रीन दिख रहा है प्रज्ञा? हाँ जी डॉक्टर साहब, दिख रही है। ठीक, चलिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे मास्टर वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी। जो आज हम अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसका हेड ऑफिस शांति कुंज में है, उसके माध्यम से हम ये कक्षाएं आपके लिए चला रहे हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश की टीम है जो इसको संचालित कर रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत तप किया। उनके विषय में मैं बताने चलूं तो शायद पूरी कक्षा उसी में निकल जाएगी। आप इतना जान लीजिए कि उन्होंने गायत्री मंत्र की बहुत कठिन साधना की। उसके पश्चात उनको गुरु की पदवी प्राप्त हुई। उन्होंने समस्त वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को, दर्शन को, उसका भाष्य किया। 3200 पुस्तकें लिखी। गायत्री मंत्र को जो शापित कीलित कहलाता था, उसको जन सुलभ कराया। आज कहीं भी जाइए आप ओपनली गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यज्ञ को घर घर पहुंचाया और साथ में संस्कार परंपरा के अभिवर्धन के लिए जीवन पर्यंत कार्य किया। और एक सूत्र दिया काय का, वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का। उन्होंने कहा आने वाला समय होगा साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का, यानी अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय का। अध्यात्म को हम व्यवहारिक रूप में अपनाएं, मतलब अपने जीवन में उसको अपनाएं और उसके पीछे के विज्ञान को समझें, तो वो अध्यात्म हमारे जीवन को न केवल एक नई दिशा दे सकता है, बल्कि हमको देवत्व की कक्षा में पहुंचा सकता है। इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया युग निर्माण का। युग निर्माण क्या है? मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण। तो मनुष्य में देवत्व का उदय कैसे होगा? जब प्रत्येक मनुष्य अपनी दैवीय शक्ति को, अपनी सुप्त पड़ी विभूतियों को पहचानेगा, उसको सामने लाने के लिए प्रयासरत होगा, अपने को अच्छा बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा, तो दिव्य शक्तियां उसको साथ में सहयोग करेंगी। और इस तरह से हर मनुष्य जब अच्छा बनता चला जाएगा तो ये समाज जो है स्वर्ग के समान हो जाएगा। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये इसी उद्देश्य से है, क्योंकि मनुष्य में देवत्व के उदय के लिए हम 3 स्तर पे काम करते हैं: व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण और समाज का निर्माण। पर इकाई क्या है? व्यक्ति निर्माण। और ये व्यक्ति निर्माण यदि गर्भ से हो जाए तो कितना सुंदर हो, और वैसा हो रहा है। और आज ऐसी परिस्थितियां हैं, सतयुग आने को है, ये संधि काल चल रहा है, कलयुग का अंत होने वाला है। अनेकों देव, मानव, ऋषि, सत्ताएं धरती पर आने को आतुर हैं युग को बदलने के लिए, लेकिन उनको उपयुक्त कोख नहीं मिली। तो आपके माध्यम से वो एनवायरनमेंट दिया जाना है, वो वातावरण दिया जाना है, वो हेलीपैड प्रोवाइड करना है जिसपे देवत्व का हेलीकॉप्टर उतर सके। इसी उद्देश्य से ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है शांति कुंज हरिद्वार से, और जिसको हेड कर रहे हैं हमारे गायत्री परिवार के प्रमुख परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर प्रणब पंड्या जी एवं श्रद्धा शैलबाला पंड्या जी। और ये इस प्रोजेक्ट की नेशनल कोऑर्डिनेटर है हमारी आदरणीय डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी। और जैसा अभी आपने देखा, आपने गायत्री मंत्र बोला, तो अगर आप गर्भावस्था में नियमित गायत्री मंत्र का जप करेंगी तो क्या होगा? ये बच्चे के अंदर सद्बुद्धि को बढ़ाएगा। बुद्धि नहीं, सद्बुद्धि। सद्बुद्धि क्या होती है? रिफाइंड इंटेलेक्ट।
बुद्धि तो ओसामा बिन लादेन के पास भी है, थी, अब तो नहीं है वो। तो ऐसे आतंकवादियों के पास भी है, कई आतंकवादियों में ISIS में ये इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं जो आतंकवादी संगठनों से जुड़ जाते हैं और मानवीयता को वो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आप देख रहे हैं। जो बैंक के लॉकर्स तोड़ते हैं वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, जो रिश्वत लेते हैं, गबन करते हैं, वो भी बहुत बुद्धिमान होते हैं। पर हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए जो केवल इंटेलिजेंट हो, उसकी बुद्धि ऐसी हो जो अपने भले के साथ साथ समाज के भले का कार्य करे। तो इसीलिए हम गायत्री मंत्र आपको बोलेंगे कि आप नियमित करिए, जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वे परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और हम क्या चाहते हैं बच्चों से अपने, यही तो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पे चले। और अगर आप 9 महीने इन क्लासेस से जुड़ करके एक प्रोजेक्ट की तरह एक लक्ष्य को लेकर के इस बच्चे के अंदर देवत्व का उदय कराने में प्रयासरत होंगी, तो आप मान लीजिए कि आने वाले समय में जब बच्चा बड़ा होगा तो आप बिल्कुल केयर फ्री रहेंगी, निश्चिंत रहेंगी, क्योंकि आपका बच्चा कभी गलत कर ही नहीं सकता। उसके तो इनग्रेन हो गया, आपने सॉफ्टवेयर डाल दिया उसके अंदर कि वो विवेक उसका जागृत हो गया, प्रज्ञा जागृत हो गई कि वो जब दोराहा आएगा, उसके सामने कोई दुविधा होगी तो वो सही का ही चुनाव करेगा। ये विवेक गायत्री मंत्र के जब से जागृत हो ही जाता है। तो इसलिए हम शुरुआत में आपसे कहेंगे कि आप नियमित गायत्री मंत्र की साधना करिए। एक और चीज गुरुदेव ने दिया है विचार क्रांति अभियान, यानी हर कार्य की शुरुआत जो होती है विचार से होती है। आपने आज कक्षा में आना था तो आपने सुबह से प्लान किया होगा कि 4 बजे कक्षा है तो एटलीस्ट मैं 2 बजे तक अपना लंच कर लूं और थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, जिससे उठ करके मैं टाइम से ज्वाइन कर सकूं। तो ये विचार जब आते हैं तो विचार ही कार्य को प्रेरित करते हैं। और जितने विचार है हमारे अंदर, जितने भी भाव हैं, वो एक तरह की एनर्जी है, ऊर्जा है, वाइब्रेशन है। यही बात साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने कही है कि अगर हम ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन के टर्म्स में समझना पड़ेगा। हमारा स्वयं का अस्तित्व जो मनुष्य जीवन है उसको भी अगर हम समझें तो हमारा एक एक विचार, एक एक भाव जो ब्रह्मांड में जा रहा है, वो वातावरण का निर्माण कर रहा है, वो ऊर्जा है। तो हमको ये चेक करना है कि हम सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हैं कि हम नकारात्मक चिंतन कर रहे हैं। जो ऊर्जा जैसी हमारे अंदर होगी, जिस तरह के थॉट्स, जिस तरह के फीलिंग्स हमारे अंदर होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, वैसा ही हमारा आंतरिक और आसपास का वातावरण बनेगा। और बच्चा कहाँ रहता है? बच्चा तो आप ही के वातावरण में है। गर्भ में तो वो आप ही का वातावरण शेयर कर रहे हैं 9 महीने तक, और जब बाहर निकल आएगा तो भी बचपन में आप ही खिलाएंगी, पिलाएंगी, दूध पिलाएंगी, सुलाएंगी, लोरी सुनाएंगी। ज्यादातर टाइम बच्चा आप ही के पास रहेगा, यानी आपका वो एनवायरनमेंट शेयर करेगा। तो अब आप समझे कि आपका थॉट, आपकी फीलिंग, घर का वातावरण सब इम्पोर्टेंट है बच्चे के निर्माण के लिए, या उसके अंदर हम कैसे विचार रोपित कर रहे हैं। ये कोई नई साइंस नहीं है, ये सब बातें 7000 पूर्व लिखे गए गर्भ उपनिषद में सब कुछ दिया गया। पर अच्छी बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस इन फैक्ट्स को ना केवल मान रही है पर इस पर रिसर्च भी कर रही है। तो बहुत सारी रिसर्चेस आज हो रही हैं। किसी दिन आप चाहेंगे तो एक अलग क्लास में हम आपको रिसर्च पेपर्स के साथ ये सब बातें बताएंगे। तो विज्ञान में जो बातें कही, विज्ञान को जो आज विज्ञान, जो आधुनिक विज्ञान आज जिन बातों को समझ रहा है और उस पर काम कर रहा है, वो बातें गर्भ उपनिषद में दी गई है। जैसे कि बच्चे का लिंग पुरुष के बीज से निर्धारित होता है, ना कि प्रकृति से। अभी सिंपल सी चीज है जिसको आप
जब सेक्स डिटर्मिनेशन वाला, आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं, प्रोबेबली 10th में पढ़ लेते होंगे, तो कैसे पता चलता है कि जीन्स कितने होते हैं? मनुष्य में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम, मतलब 2 सेक्स क्रोमोसोम, 22 माता पिता से आए ऑटोसोम्स 44, और एक एक्स आया माँ से, और अगर लड़की है तो पिता से एक्स आया, नहीं तो लड़का है तो पिता से वाई आया। यानी कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये कौन निर्धारित कर रहा है? ये पुरुष का गैमीट निर्धारित कर रहा है, क्योंकि ही इज डोनेटिंग एक्स एंड वाई, आइदर एक्स और आइदर वाई। माँ के पास तो दोनों एक्स हैं। लेकिन अभी देखिए कितना हम साइंस में प्रगति कर गए, हम चांद पे पहुंच गए, हम अंतरिक्ष में पहुंच गए, हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन आज भी जब लड़की पैदा होती है तो थोड़ा सा सबका मुंह उतर जाता है, या उसका दोष जो है वो माँ को देते हैं। तो वो विज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं आया ना, इसीलिए हमको अध्यात्म और विज्ञान को ऐसे समझना है जिसको हम जीवन में उतार सके। ये देखिए, आप देखेंगे 800 वर्ष पुराना ये आर्किटेक्चर है एक टेम्पल का, जिसमें ये बच्चा दिखाई दे रहा है गर्भ में कैसे रहता है, और ऐसा ही तो हमारा अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है। तो इसका मतलब 800 वर्ष पूर्व हम भारतीयों को ये जानकारी थी कि बच्चा गर्भ में कैसे रहता है और वो किस तरह से बढ़ता है। तो अल्ट्रासाउंड इजाद करके साइंस ने कोई नए काम नहीं कर दिया। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कई लोग समझते हैं, पूछते हैं ये गर्भ संस्कार क्या है? ये गर्भ संस्कार कोई पूजा का कार्यक्रम है, ये कोई रिचुअल है, ये कोई कर्मकांड है? नहीं भाई, ये कोई पूजा पाठ कर्मकांड नहीं है। इट इज अ प्रोसेस of molding the mind and personality of the unborn in the womb। जो फीटस, जो बच्चा आपके गर्भ में है, उस अजन्मे बच्चे के मन और व्यक्तित्व को ढालने का, उसकी चेतना को शिक्षित प्रशिक्षित करने का जो कार्य है, उसको हम गर्भ संस्कार कह सकते हैं। और आज की समस्याएं, मैं आज सुबह पेपर पढ़ते हुए ये विचार कर रही थी कि पेपर में रोज पढ़ती क्यों, इसमें हत्या और दुष्कर्म के अलावा मुझे कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। इंटरनेशनल न्यूज एकदम लास्ट में होती है हिंदी के पेपर में, सारी नेगेटिव खबरें पहले होती हैं। तो आज बहुत आवश्यकता है कि हम अपने बच्चे को इस विषाक्त वातावरण से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। उसको क्या ऐसे में हम बिना किसी तैयारी के भेज देंगे? आप देखिए, आप नीट देते हैं तो इतनी तैयारी करते हैं, आईआईटी के लिए तो 8th स्टैंडर्ड से तैयारी हो रही है, सीए, क्लैट, सीएस, सबके लिए तैयारी, यहाँ तक कि जो साधारण से गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो एग्जाम्स है उसकी बच्चे की तैयारी करते हैं, बीएड की तैयारी करते हैं। लेकिन संतान गर्भ में आए तो ना उससे पहले की कोई तैयारी है, ना गर्भ में जब बच्चा पल रहा है तो हम उसके प्रति सजग होते हैं। और उसका कारण ये है कि आज हम देख रहे हैं इतनी सारी समस्याएं जो भारतीय संस्कृति के लिए एकदम नई है। जहां पे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, वहां वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। जहां हंसी खुशी कम में ऐसा बोला जाता था कि बस हम इतना कमा ले कि हमारा पेट भर जाए और अतिथि आए उसकी सेवा कर ले, वहां हम इतना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, इतना संचय के पीछे भाग रहे हैं, उससे डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक्स हो रहे हैं, यौन शोषण हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियां दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं, बाल अपराध बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हम कुछ करेंगे नहीं इसके लिए? अगर ऐसा चलता रहा तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, हम एक दूसरे को मारकर ही खत्म हो जाएंगे। अगर हथियारों से नहीं मारेंगे तो घृणा से और नफरत से मार देंगे। इसके लिए, इसी के लिए विचार क्रांति इस युग की प्रमुख आवश्यकता है कि हम अपने विचारों को बदलें। विचार अच्छे होंगे तो कर्म अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, क्योंकि कर्म का रिजल्ट जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार फल मिलता है, हम जानते हैं। इसी के लिए ये आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अगर हम चाहते हैं न केवल मेरे आने वाला बच्चा, बस साथ में आने वाली कई पीढ़ियां सज्जन हो, सुशील हो, प्रतिभाशाली हो, समुन्नत हो, सभ्य हो, प्रखर हो, तो ऐसी भावी की पीढ़ी के निर्माण के लिए हमको ये गर्भोत्सव कार्यक्रम को घर घर पहुंचाना होगा, हर व्यक्ति को जोड़ना होगा। हम स्वयं तो इसका लाभ उठाएं, लेकिन 10 और लोगों को इसके बारे में बताने का संकल्प लें। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो नाम है, जो टाइटल है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी, यानी कि सुसंतति का निर्माण करना पड़ेगा। सुसंतति कौन? श्रेष्ठ संतान, अच्छा बच्चा। संतान साधारण अगर है तो वो कहीं भी जन्म ले लेगी। रिप्रोडक्शन कोई बड़ी बात नहीं है, पशु पक्षी भी करते हैं, पौधों का बीज पड़ जाए तो वो भी वहीं पे उग आता है। तो अगर विवाह हुआ है तो संतान तो हो ही जाएगी, ऐसे नहीं तो वैसे नॉर्मल नहीं होगी तो आईवीएफ से हो जाएगी। लेकिन अच्छी संतान कैसे होएगी, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना, कुछ तब करना पड़ेगा हमको। ऐसा नहीं है कोई फैक्ट्री है कि वहां से हम महामानव ले आएंगे। हम बिल्कुल जैसा हमने सोचा है, हाँ भाई हमें सुभाष चंद्र बोस पसंद है तो वहां पे हम जाएंगे, हाँ भाई बताइए ऐसा कोई बच्चा है उसको दे दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। उसको माता पिता को ही करना पड़ेगा। माता पिता के को पहले से तय करना पड़ेगा कि हम एक श्रेष्ठ संतान के माता पिता बनेंगे। ये बात हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छे से जानते थे। ईसा मसीह से किसी ने पूछा, 100 वर्ष ईसा मसीह से किसी महिला ने पूछा कि बताइए अच्छी संतान के लिए कब से प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा बच्चे के जन्म से 100 वर्ष पहले से। और इसका पूरा विज्ञान है। क्या विज्ञान है? कि जब हर एक जनरेशन के जीन्स आप समझते हैं ना, जीन्स वही है जो सारी इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं। हमारी आदतें कैसी होंगी, हम जो कुछ भी है वो जीन के अंदर समाहित है। हमारा रंग, हमारा रूप, हमारी हाइट, हमारी स्वास्थ्य, हमारी आदतें, एवरीथिंग इज एनकोडेड इन दैट जीन। सारी इंफॉर्मेशन उस जीन के अंदर है, छोटे से जीन के अंदर। और अगर पीढ़ी दर पीढ़ी जीन की क्वालिटी इंप्रूव होती चली जाए तो एक अच्छा बढ़िया जेनेटिक पूल बन जाएगा। और वो पूल क्या होता है? कुल कहलाता है कि फला कुल में वो बच्चा हुआ था। अरे देखिए वो कितने कुलीन लोग हैं, वो क्या है? दैट इज अ गुड क्या स्पेशल यू कैन से प्रेशियस जेनेटिक पूल जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तभी तो कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल इतना फेमस क्यों है? भगवान राम उसी कुल में क्यों आए? क्योंकि उनके पूर्वजों ने तब किया। आज हुए, दिलीप हुए, दशरथ हुए, इन सब ने अथक प्रयास किया। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, बहुत कठिन कठिन तपश्चर्या करी, तब जाकर भगवान राम जैसी चेतना, मतलब एक उत्कृष्ट चेतना, ब्रह्म की चेतना उनके कुल में अवतरित हुई। स्वयं भगवान कृष्ण ने 12 वर्ष बद्रीनाथ में महारानी रुक्मणी के साथ तप किया, तब प्रद्युम्न नाम का एक शिशु उन्होंने जन्म दिया। तो ये एक प्रोसेस थी जो हमारे ऋषि मुनि सब जानते थे। और वो जब संतान करते थे, साधारण लोग भी, तो अपने गुरु के पास जाते थे और उनसे आज्ञा लेते थे कि अब हम सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए पति पत्नी साथ आना चाहते हैं। तो गुरु उनके जो कि भविष्य के दृष्टा होते थे, पास में देख लेते थे, तो उनका पूरा एक तरह से स्कैन करके, उनकी पूरी फ्यूचर स्कैन करके, या उनके नक्षत्रों को और उनकी कहना चाहिए उनके जो ग्रह नक्षत्र होते हैं उसको स्कैन करके वो डिसाइड करते थे, हाँ अब सही समय है। या बताते थे कि भाई ऐसी संतान चाहिए तो आप पहले इस तरह की तैयारी करिए और फिर बच्चा करिए। तो अभी मान लो इतना डिफिकल्ट है, अब तो हम आजकल के जीवन में कठिन हो गया है जीवन, हमको अपनी जीविकोपार्जन के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर क्या हो, तो कम से कम 3 महीने की तैयारी तो हो। तो ये जो है, ये जितने भी लोग अभी आज इसको अटेंड कर रहे हैं वो अपने आसपास देखिएगा कि कोई नवविवाहिताएं हैं, कोई छोटी बच्चियां हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हैं, नर्सिंग के करियर से जुड़ी हुई हैं, आंगनबाड़ी हैं, आशा वर्कर्स हैं, इन सबको आप बताइए कि अगर गर्भ धारण कर लिया है तो गर्भोत्सव कार्यक्रम से जोड़िए माँ की पाठशाला। और अन्यथा अगर अभी आगे प्लान करना है, अभी शादी अभी नई हुई है या होने वाली है, या वो अभी पढ़ रही है बच्ची, तो उसको एक कार्यक्रम हम लोग का आगे शुरू होने वाला है। उसकी ट्रेनिंग 25 से 29 जून तक होगी। इस ग्रुप में भी हम डाल देंगे लिंक्स, तो वो कार्यक्रम से जोड़िए कि गर्भावस्था की तैयारी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब जो ये गर्भोत्सव कार्यक्रम है जो गर्भवती माताओं के लिए, उसके लिए हम आज आपको ये जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि आपको अवेयर कर रहे हैं
कि आपको क्यों इन चीजों को अपनाना है, या कैसे बच्चा गर्भ में देखता है, सुनता है, क्या साइंस कहती है उसके विषय में, और क्या बदलाव आप अपने जीवन में करेंगी, उससे बच्चे के अंदर बदलाव आएगा या अच्छे बच्चा पैदा होएगा। फिर एक संस्कार अभी पिछले सप्ताह आपका कराया गया था, जिनका मिस हो गया है वो अभी जुलाई में कराएंगे। तो वो ऑनलाइन एक रिचुअल हुआ था, तो उसके स्टेप्स भी इतने प्रेरणादायी हैं कि किस तरह से बच्चे को हम उत्कृष्ट बना सकते हैं। लेकिन थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने आपको जागरूक भी कर दिया, सारी इंफॉर्मेशन दे दी, आपने संस्कार भी करा दिया। क्या इतने भर से एक जैसा मनचाही संतान हो जाएगी? नहीं, इतने से नहीं होगी। आपको अपने जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, आपको दैनिक दिनचर्या में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जानकारी प्राप्त करने के बाद आप 8 बजे उठें और नाश्ता करें, फिर सो जाएं, कोई कार्य ना करें, योगासन प्राणायाम ना करें, पिज्जा मंगा मंगा करके खाएं बाहर से, और जो टीवी में सीरियल है वो देखें। नहीं नहीं, इससे नहीं होगा। संस्कार का इफेक्ट तो आधे घंटे रहा, 1 घंटे रहा, 1 घंटे बच्चे ने सुन लिए मंत्र और उसने धारण कर लिया, लेकिन 9 महीने क्या करना है, वो जो 9 महीने आपको अपने दिनचर्या में चेंजेस लाने हैं, वो है गर्भवती माताओं का प्रशिक्षण, जो हम माँ की पाठशाला में देते हैं। तो आपकी क्लासेस चलती है किस प्रकार से, मंडे टू फ्राइडे सुबह 6, पौने 6, बल्कि पौने 6 से 7 बजे तक होती है आपकी पहली योग की क्लास, जो अर्चना दीदी हैं लखनऊ से वो लेती हैं। शाम को 4 से 5 फिर एक योग की क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, जो महिमा चौरसिया दीदी लेती है। तो ये तो हो गया जिसमें आप योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। और आसन में जो लोग अभी, जैसे उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, बच्चा अभी अभी उन्होंने कंसीव किया है, या उनके प्लेजेंटा नीचे है, ट्विंस है, या कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो लोग केवल सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और ध्यान करते हैं। आसन 3 महीने के बाद से शुरू होते हैं। लेकिन ये आसनों का महत्व इतना है कि इससे ना कमर में दर्द होता है, ना पेट में दर्द होता है, आपके मूड स्विंग्स ठीक हो जाते हैं, सूजन समाप्त हो जाती है, वॉमिटिंग कम आती है, आप प्रफुल्लित रहते हैं, आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं। तो ये योग की क्लास बहुत आवश्यक है। इससे बच्चे के अंदर क्या होगा, बच्चे का स्केलेटो मोटर डेवलपमेंट बहुत सुंदर होगा। अभी देखिए YouTube पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसका लिंक अभी चैट बॉक्स में डाल देंगे, कि एक माँ ने लगातार निरंतर खूब मन से, पैशन से योग किया, उसका 6 महीने का बच्चा साइकिल पे चढ़ के, जो बच्चों की साइकिल आती है, वो पूरा बैलेंस करिए बॉडी को और साइकिल चलाने का प्रयास करिए। 6 महीने में नॉर्मल बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे साथ हैं। तो ये प्रशिक्षण आपको जरूर 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 लेना है। सैटरडे संडे को आपकी कोर्स की तरह बाकी क्लास चलेगी। जैसे आज आपको विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, इसी विज्ञान का एक्सटेंशन अगले सैटरडे को होगा। कल हम आपको प्राणायाम का विज्ञान और प्राणायाम करना सिखाएंगे। तो एक्टिविटी क्लासेस भी चलती हैं। आपको दिनचर्या की क्लास होगी, उसमें आपको प्रातःकालीन दिनचर्या, मध्यकालीन दिनचर्या, सायकालीन दिनचर्या, रात्रिकालीन दिनचर्या को विस्तार से बताया जाएगा। फिर अलग अलग क्लासेस में उस दिनचर्या के विषयों को का विज्ञान और उसको कैसे करना है, जैसे आत्मबोध साधना, तत्वबोध साधना, जिसे डे प्लानिंग, डे एनालिसिस भी कहते हैं, वो अलग से क्लास में बताते हैं। फिर नाद योग की साधना होती है, वो आपके ग्रुप में रोज 6 बजे आता है। वो बहुत ही विलक्षण ध्यान है, जिसको आपको नियमित करना है, और उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, और बच्चा जो है आपका ईश्वर से एकदम कनेक्ट हो जाता है। आप स्वयं जब करेंगी तो आप महसूस करेंगी कि कुछ सेकंड के लिए आपका जो कनेक्शन है परम पिता परमेश्वर से, वो एकदम प्रगाढ़ हो जाता है। डीप में आप मेडिटेशन में चली जाती है, वो म्यूजिकल मेडिटेशन है। तो इस तरह से आपको कहानी भेजी जाती है, संवाद है, संगीत है, आहार है। आहार बहुत महत्वपूर्ण है, विस्तार से आपको क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। लेकिन उसके लिए एक निवेदन है कि आप प्लीज इसमें नियमित रहिए। एक भी क्लास आपकी मिस हो जाती है तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो क्या आप चाहेंगे कि आपका बच्चा अन्य से किसी प्रकार भी कम रह जाए इस कंपटीशन के जमाने में? तो ऐसा मत करिए। आप नियमितता से सैटरडे संडे की क्लास में जुड़िए और उन चीजों को बाकी 5 दिन अपने दिनचर्या में उतारिए। अब हम समझते हैं कि संस्कार वर्ड हम बार बार यूज कर रहे हैं, ये है क्या संस्कार? संस्कारो ही गुणांतराधन मुच्यते, ऐसा आचार्य चरक ने कहा
तो ये क्या है, जो संस्कार है वो है गुणों का आधान करने की एक प्रक्रिया। यानी जो चेतना गर्भ में आ रही है वो अपने साथ अच्छा बुरा अकाउंट लेकर के आ रही है। अब उसको हमको अच्छा बनाना है, परिष्कृत करना है, रिफाइन करना है, बेटरमेंट करना है उसका। तो हम क्या करेंगे, उसको हम संस्कार परंपरा से जोड़ेंगे। और ये संस्कार परंपरा किसने दी, ये हमारे गुरुओं ने दी, हमारे ऋषियों ने दी। वो कौन थे, वो पंडित नहीं थे, वो साधारण पंडित नहीं थे, वो रिसर्चर्स थे, वो चेतना प्रकृति अध्यात्म के वैज्ञानिक थे, शोधकर्ता थे। उन्होंने अपना जीवन चेतना के विज्ञान में लगा दिया। जैसे आज पदार्थ का विज्ञान इतना, पदार्थ की जो रिसर्च है वो इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव हो गई है, एटम बम बन गया, अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, एसी यूज कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, वायरलेस, ये सब क्या है, ये पदार्थ के क्षेत्र में रिसर्च हुई और इतने सारे आविष्कार हो गए। और जो हमारे ऋषि थे वो क्या थे, चेतना के क्षेत्र के वैज्ञानिक। उन्होंने चेतना पे इतनी रिसर्च करी। जो हमारी एनर्जी है, एनर्जी मतलब जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो ब्रह्मांड है, उसके साथ कनेक्शन देखे कि तभी तो ये निकल के आया कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, मतलब जो शक्तियां ब्रह्मांड में है, जो ईश्वर में है, वो इस मनुष्य के अंदर भी छिपी हुई है, लेकिन हम उसको उभारते नहीं, उसको उभारने का कार्य नहीं करते। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे ऋषि थे, वो ही जानते थे। और इसीलिए उन्होंने एक विधा दी 16 संस्कार की, और उस विधा को अपना करके, प्राचीन शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके माताएं ऐसा जीवन जीती थी कि हर माँ महामानव को जन्म देने में सक्षम थी। हर घर में राम कृष्ण जैसे बच्चे होते थे। आज वही समय आ गया है कि हमको इस नॉलेज से लाभ लेकर के अपनी संतान को उत्कृष्ट बनाना, मतलब वो एक एवरेज बच्चा होकर के ना रह जाए, वो एक जीनियस बच्चा होगा। क्योंकि ये जो संस्कार की जो टेक्निक होती है, ये संस्कार जो होते हैं एक्चुअली ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव माइक्रो स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट है, ये एक आध्यात्मिक उपचार है। ये एक ऐसे डिवाइसेस हैं जो चेतना को अच्छा बनाने का, परिष्कृत करने का, उसका परिमार्जन करने का, उसका परिशोधन करने का कार्य करते हैं। इसको हम संस्कार कहते हैं। और ये समय समय पे कराए जाते हैं। जैसे गर्भ संस्कार, गर्भ के 3 महीने, और उसके बाद पैदा हो जाएगा बच्चा तो नामकरण कराएंगे, उसके बाद उसका अन्नप्राशन कराएंगे, फिर मुंडन कराएंगे और विद्या आरंभ कराएंगे। तो ये भी एक क्लास अभी संस्कार से पहले हुई थी, लेकिन उस दिन थोड़ी अटेंडेंस कम थी, जिसमें ये सारे संस्कार, संस्कारों का महत्व, संस्कार का विज्ञान और कौन कौन से संस्कार हमें बच्चों के कराने चाहिए, उस पर प्रकाश डाला गया था। अब ये संस्कार एक स्पेसिफिक एज में इसलिए कराए जाते हैं क्योंकि उससे वो जो मानवीय चेतना है, जिस बच्चे का संस्कार हो रहा है, उसकी साइकोलॉजी पे, उसके एंडोक्राइनल सिस्टम यानी उसके हार्मोन्स पर, उसके जीन्स पे अपना प्रभाव डालते हैं। और इस प्रकार से जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, अचेतन मन है, उस पर जन्मे कुसंस्कारों को स्वच्छ करके अंतर्मन को सुसंस्कारों से सुसज्जित कर देते हैं। यानी उस पे जो गंदगी की लेयर हो गई, हम कई योनियों से होकर के आए, हम पशु योनि में भी रहे और हमने हो सकता है मनुष्य की योनि में भी कुछ बुरे काम किए हो, तो उससे क्या होता है, हमारे ऊपर गंदगी की लेयर चढ़ गई है। अब ये संस्कार से जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो गुणों का आधान होता है, सद्गुणों का रोपण होता है, उससे वो कुसंस्कारों की गंदी गंदी लेयर हटा करके सुसंस्कारों का बीजारोपण हम गर्भ से करते हैं। इसीलिए गर्भ संस्कार कराना है। और केवल 3 महीने में ही नहीं, हमको जब पता चले तब हमको संस्कार कराना है, और हम 1 से ज्यादा बार भी संस्कार करा सकते हैं। अब विज्ञान की भाषा में बात करें तो ये संस्कार कैसे इफेक्टिव होता है, क्या होता है कि जो आपने कहा ना कि संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार, जो बच्चा अभी गर्भ में है, वूम में है, उसकी चेतना को परिष्कृत कर रहे हैं, उसको शिक्षित कर रहे हैं, उसको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे, जब आप किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वही विचार आपका कर्म बन जाता है, और वही कर्म आपका व्यवहार बन जाता है, और यही व्यवहार आपकी आदतें बन जाता है। और आदतें जो है संस्कार के रूप में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं, और वो जन्मांतर तक हमारे साथ चलती है।
इसीलिए संस्कारों को, अगर कोई संस्कार हमारे साथ हैं तो उसको हटाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। यही समय है गर्भ के 9 महीने और जन्म के बाद के 5 वर्ष, जिसमें हम इसकी सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग भी कर सकते हैं और उसकी ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। तो इट इज अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। हम क्लीनिंग करेंगे, जो गंदगी आ गई उसकी सफाई करेंगे, अच्छा वातावरण, अच्छी आदतें अपना करके वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगा और उसको नया सिखाएंगे, अच्छी बातें सिखाएंगे। जब अच्छी बातों से वो पूरी कैपेसिटी भर जाएगी सबकॉन्शियस की, तो जो खराब बातें वो अपने आप ही जगह छोड़ देंगी। तो ये टेक्निक है और इसका समय है जन्म से, गर्भ के अंदर के 9 महीने और जन्म के बाद के 5 वर्ष। और क्या होता है ब्रेन में, कैसे इफेक्ट जाता है, आप ये समझ लीजिए कि ये इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है, चाहे हार्मोन्स की हो, चाहे पेरिनेटल साइकोलॉजी की हो, कि माँ के अंदर जो भी विचार चल रहा है, आप जो भी सोच रही हैं, जो महसूस कर रही हैं, वो सारा का सारा पूरा डाउनलोड हो रहा है बच्चे के अंदर। पूरा आपके अंदर से बच्चे के अंदर डाउनलोड हो रहा है सबकॉन्शियस माइंड में। वो एक फाइल में रिकॉर्ड हो गया, आप समझ लीजिए वो डाटा पूरा फीड हो गया, वैसे का वैसा, बिना डाइल्यूशन के। इसीलिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। और ये जो आप विचार दोहरा रही हैं, आपके अंदर जो भावनाएं चल रही हैं, तो जो बच्चे का न्यूरोजेनेसिस हो रहा है, जो न्यूरोनल पाथवेज उसके बन रहे हैं, जो इमोशनल सेंटर्स उसके बन रहे हैं, उस पे वो प्रभाव डालते हैं। जो भी उसके अंदर डाउनलोड हुआ वो कहाँ जाके इम्प्रिंट डालेगा अपना, जहां पे उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, जहां उसके इमोशनल सेंटर हाइपोथैलेमस इसको कहते हैं, जहां डेवलप हो रहा है, वहां पे वो अपना इम्प्रिंट यानी एक ठप्पा लगा देगा। आप इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ये समझिए कि आपके जो एग्जिस्टेंस है वो केवल फिजिकल नहीं है। फिजिकल बॉडी क्या करती है, फिजिकल बॉडी से हम बात करते हैं, खाना खाते हैं, इधर उधर टहलते हैं, अपने सारे जो सांसारिक क्रियाकलाप है वो हम फिजिकल बॉडी से करते हैं, यही दिखाई देती है। लेकिन केवल इतना ही हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारे अंदर 2 शरीर और है। ये फिजिकल बॉडी को हम कहते हैं स्थूल शरीर। इसके अलावा एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर क्या है, जहां हमारे विचार आते हैं, जैसे हमारी थॉट प्रोसेस चलती है। जैसे मैंने कहा ना, कहीं जाना है तो आप प्लान करोगे, आप उसकी तैयारी करोगे। मान लो ट्रैवल करना है, आपको आपके हस्बैंड ने बताया कि कल चलो हम लोग पहाड़ पे जाएंगे, तो आप उसकी तैयारी करोगे, पैकिंग करोगे, वहां क्या क्या चाहिए होगा वो सब उसको करोगे, खाने पीने का सामान, ये सब क्या हो चल रहा है, सूक्ष्म शरीर में चल रहा है। और जो खुशी आपको हुई भाई, उनकी न्यूज से आपको प्रसन्नता हुई, वो प्रसन्नता क्या हुई, वो भाव है। प्रसन्नता एक इमोशन है, हैप्पीनेस, हैप्पी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। कभी हमको किसी पे बहुत प्यार आता है और कभी कभी हमको घृणा भी होती है, हमको जलन भी होती है, ईर्ष्या भी होती है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो हमारे कारण शरीर में होते हैं। तो एक हो गया हमारा विचार का शरीर, जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और एक हो गया हमारा भाव शरीर, और वो होता है उससे भी सटल होता है। फिजिकल बॉडी ग्रॉस है, वो एटम से बनी है, और एस्ट्रल बॉडी उससे भी सूक्ष्म है, और जो कॉजल यानी कारण शरीर जो वो उससे भी ज्यादा कहना चाहिए और सूक्ष्म है। और ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण मिलके हमारा पूरा 3 शरीर कहलाते हैं। और जो गर्भ में बच्चा आया उसके भी 3 शरीर डेवलप हो रहे हैं। जिस दिन वो गर्भ में आया था वो सिंगल सेल का था, तो पिता से स्पर्म आया, माँ से ओवा आया, दोनों ने मिलके फर्टिलाइज हुए, तो फर्टिलाइज ओवम बन गया, वो डे 1 था। ऐसे करके वो मल्टीप्लाई करने लगा, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। फिर ब्लास्टोसिस्ट तैयार हो गई, फिर धीरे धीरे उसके बर्ड्स, उसके लिम्स निकलने लगे, फिर आंखें बनी, फिर स्वाद की इंद्रियां बनी, फिर बहुत सारा हार्ट बना, लंग्स बने, ऐसे करके पूरे ऑर्गन्स बनने शुरू हो गए और ब्रेन डेवलपमेंट भी शुरू हो गया। तो ये तो फिजिकल बॉडी हो गई, पर उसका जो मन है, उसका जो अंतःकरण है, वो भी बनना शुरू हो गया। किससे, आपके द्वारा। अब आपका जो भाव है वो बच्चे के अंदर ट्रांसफर होएगा, आपका जो विचार है वो भी बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे। तो इसलिए आपको ये सजग रहना है कि आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही फील करना है, हमेशा खुश रहना है, क्योंकि जो आपके अंदर घटित हो रहा है वो टोटल बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। अब जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो मेंटल बॉडी है, उसे 2 में डिवाइड करते हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। सबकॉन्शियस यानी कि अवचेतन मन,
और कॉन्शियस यानी चेतन। अब सब कॉन्शियस जो होता है वो बहुत बड़ा, उसकी स्टोरिंग पावर बहुत है। तो ये सब कॉन्शियस जो है वो गर्भ के 9 महीने और जन्म के 5 वर्ष तक सक्रिय है। तो ये समय आपके पास है बच्चे को अच्छी बातें सिखाने का। लेकिन वो कब होगा? जब आप सजग रहेंगे। आपका कॉन्शियस माइंड तो है क्योंकि आप तो 5 वर्ष से बड़ी है, लेकिन आप क्या है, जीती अभी भी अपने अवचेतन मन में जो प्रोग्राम्स है उसके अनुसार। अब वो अवचेतन मन में, आपके अवचेतन मन में प्रोग्राम्स कब डाले गए? जब आप छोटी थी, तब आप अपनी माँ के गर्भ में थी या बचपन में। अब आदत पड़ गई, मान लो आलस्य की, या देर से सो करके उठने की, या एक्सरसाइज ना करने की, या कुछ भी तला भुना स्वाद के लिए हमने कुछ भी खा लिया। तो ये सब आदतें कहाँ पड़ी हुई है? आपके अवचेतन में। लेकिन अब आपको अवचेतन से नहीं जीना है, आपको चेतन से जीना। आपको अपने कॉन्शियस माइंड को जगाना है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति है। वो संकल्प ले सकता है, वो इच्छा शक्ति से चलता है। तो अब जरूरत है हर गर्भवती माता को सजग रहने की, उसको ये विचार करने की कि मुझे अपने बच्चे के अवचेतन में कोई भी गलत प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, कोई गलत आदत नहीं डालनी है। उसके लिए क्या करेंगे? हम अपने चिंतन पर, अपने भावों पर, अपने वातावरण पर, अपनी भाषा पर, अपने आहार पर, सब पे नियंत्रण रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। वो हमारे हाथ में है। हम ऐसा नहीं हो सकता, हमारा मन तो कर रहा है चाट पकौड़ी खाने का, लेकिन नहीं, हम बाहर का नहीं खाएंगे, गर्मियों में नुकसान कर जाएगा। ज्यादा होगा तो हम घर में कुछ बना लेंगे। हमारा मन कर रहा है कि हम पिज्जा खाएं, हमारा मन कर रहा है कि हम कोई सीरियल देखे, नहीं, और वो बच्चा भी तो देखेगा मेरा, और वो बच्चा उसमें देखेगा तो पता नहीं कैसे चित्र आएंगे, तो उसके माइंड में इम्प्रिंट पड़ेगा। तो हमको क्या करना है? बहुत केयरफुल रहना है, बहुत ही हमको सजग रहना है। इसी को कहते हैं कॉन्शियस प्रेगनेंसी, कॉन्शियस पेरेंटिंग, कॉन्शियस ईटिंग। आजकल इसका बहुत प्रचलन है, पर ये क्या है? ये कुछ और नहीं है, बस यही गर्भ संस्कार की प्रक्रिया है। अब आप देखिए कि इसी उद्देश्य से हम ये आपका कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या है उद्देश्य? ये समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन की बात हो। WHO कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब स्वस्थ है जब उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पूरा होता है। यानी मैं 4 आयामों पे जब वो स्वस्थ है, केवल बीमारी नहीं है इसलिए वो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है। तो हमको क्या करना है? हमको भी ये तीनों शरीरों को स्वस्थ रखने का प्रयास करना है, वो इसके माध्यम से होगा। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो तो नॉर्मली आयरन कैल्शियम दे दिया, एक्सरसाइज थोड़ी बता दी, थोड़ा डाइट के बारे में आपको गाइड कर दिया। उससे क्या होगा? केवल फिजिकल बॉडी हेल्थी होगी। अब मेंटल बॉडी का क्या करेंगे आप? बच्चे के अंदर क्रोध ना हो, बच्चा सबसे प्रेम करे, बच्चा व्यवहार कुशल हो, उसके लिए क्या करेंगे? वो सब आपको टेक्निक बताई जाएगी। बच्चा हमेशा प्रसन्न चित्त रहे, तो वो ईश्वर से जुड़ा रहे, उसका भाव शरीर भी हेल्दी हो, इसके लिए क्या, ये सब टेक्निक्स आपको इसमें बताई जाएंगी। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि माँ और बच्चे के तीनों शरीर को स्वास्थ्य हम प्राप्त कर सकें, जिससे शरीर से स्वस्थ, मन से संतुलित, विवेकवान तथा भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण हो सके। और जो संस्कार कराया जा रहा है, चाहे आप घर में कराएं, चाहे ऑनलाइन जुड़ के कराएं, चाहे किसी शक्तिपीठ पे जाके कराएं, उसमें जब तक आपको ये शिक्षण नहीं दिया जाता कि गर्भवती माँ का आहार विहार, उसका दिनचर्या सुव्यवस्थित होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, घर का वातावरण प्रसन्न, शालीन, आस्तिक, अनुकूल होना चाहिए, इस सब की जानकारी जब दी जाएगी तब आपका संस्कार कंप्लीट माना जाएगा। नहीं तो वो केवल एक कर्मकांड होकर के रह जाएगा। उस छोटे से कर्मकांड में घर वाले भी उपस्थित होने चाहिए, पति भी होना चाहिए, सबको संकल्प लेना है। सबको क्या संकल्प लेना है? कि गर्भवती माँ, पति, घर के सदस्य सब मिल करके इस अजन्मे बच्चे के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मतलब केवल माँ का ही कर्तव्य नहीं है, पति का भी रोल है। पति भी उसको भी अपना ध्यान रखना है कि वो शराब ना पिए, नशा ना करे, गाली गलौज ना करे, प्रेम से बात करे, पत्नी का सम्मान करे, पत्नी की उचित आकांक्षाओं को पूरा करे और घर का वातावरण बनाए, एक ब्रिज की तरह काम करे घर वालों और पत्नी के बीच में। कई बार
बच्चियां जो होती हैं अपने घर के बुजुर्गों से अपने मन की बात नहीं कह पाती, लेकिन पति तो कह सकता है। तो इस तरह से घर वालों को, पति को मिल करके एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें कि एक स्वस्थ शिशु और एक प्रसन्नचित्त शिशु का जन्म हो। एक टीके का काम करता है ये जो हमारा संस्कार है, वो एक तरह का आध्यात्मिक टीकाकरण है। आप टिटनेस का टीका लगवाते हैं ना अपने स्वास्थ्य के लिए, 2 टीके लगे होंगे आपके, तो अब इसमें एक गर्भ संस्कार का भी टीका लगाइए, जिससे बच्चा पूर्णतः स्वस्थ होगा, उसका मन भी स्वस्थ होगा और उसके आत्मा भी प्रसन्न होगी। अब ये कई अलग अलग धर्मों में कराया जाता है, अलग अलग नाम से कराते हैं, पर वो एक सेरेमनी कैसी है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, गाना बजाना हो गया, गिफ्ट्स दे दिए गए और खूब एंजॉयमेंट हो गया, खाना पीना हुआ, लेकिन शिक्षा का काम नहीं हो। तो कहीं ऐसा हो रहा है अगर, तो आप गायत्री परिवार कार्यकर्ताओं को बुलाइए और उनसे करवाइए। अब ये देखिए, हमारी जो माताएं हैं प्राचीन समय में वो ये साइंस जानती थी। आज हम जो आपको साइंस पढ़ा रहे हैं और आपको हम इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि इसको करिए, ये सब माताएं हर घर में जानती थी कि बच्चे का निर्माण माँ के द्वारा होगा। चाहे वो रानी मदालसा हो, वो ब्रह्मज्ञानी थी, उन्होंने अपने 3 पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बनाया, उसको गर्भ से शिक्षा दी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू संसार की मोह माया में मत पड़ और तप करने जा, ईश्वर को प्राप्त कर, सत्य को प्राप्त कर। अब उनके जो पति ऋतुध्वज काशी नरेश थे, वो बड़े चिंतित हो गए कि आप सब बच्चों को तप करने भेज देती हैं, तो ये राजपाट कौन संभालेगा। बोले अरे इतनी सी बात लीजिए, 4था पुत्र मैं आपको चक्रवर्ती सम्राट दूंगी। अब उन्होंने वैसे ही अपनी दिनचर्या कर ली, घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी, शौर्य की, वीरता की पुस्तकें पढ़ना, वैसा भोजन करना, और राजा को भी अपनी दिनचर्या में मतलब सब उसको भी बाध्य किया कि आप भी मेरे साथ ये सब करिए। और फिर देखिए गर्भ से उन्होंने शिक्षा दी, काय की, राजनीति की, कूटनीति की, कि भाई शिशु तुमको तो एक अच्छा राजा बनना है, और वैसा ही हुआ। तो जैसा आप सोचेंगी वैसा होगा। जीजाबाई ने संकल्प लिया कि मुझे स्वराज प्राप्त करने वाला एक बच्चा चाहिए, मुझे अब ये मुगलों का राज नहीं चाहिए। तो उनके घर में शिवाजी ने जन्म लिया, शकुंतला ने भी अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण किया। और क्या नाम था उनके बालक का, भरत, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और कितना वीर बच्चा था, पिता नहीं थे, पिता तो भूल गए थे, और वो तो दुष्यंत थे इस बच्चे के पिता, और वो उनको भूल करके चले गए थे। पर ये इतना साहसी था कि गिनती कैसे सीखता था, सिंह के मुंह में हाथ डाल के दांत गिनता था, और तब वो गिनती सीखता था, 1 2 3 4। सीता जी ने अपने बच्चों को वाल्मीकि आश्रम में क्यों पाला, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वो धोबी के कहने से निकाल दिया, ये बिल्कुल गलत बात है। माता सीता, भगवान राम ने ये मिल करके निर्णय लिया कि अगर राजमहल में बच्चे पलेंगे, जब वो गर्भवती हो गई तो राजमहल में अगर बच्चे पलेंगे तो सुकुमार हो जाएंगे, या तो सब दास दासियां उनकी सब सेवा करेंगे। हमें इनको रफ टफ बनाना है, हमको इनको शूरवीर बनाना है। तो वाल्मीकि आश्रम गया, जहाँ उन्हें शास्त्रों को भी शिक्षा दी गई और उनको शस्त्र और की भी विद्या सिखाई गई। तो ये जो है टेक्निक कि आप जैसा करेंगी, जैसा सोचेंगी, जैसी दिनचर्या अपनाएंगी, जो आपका वातावरण होगा, वो सारा प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ेगा और बच्चे की पर्सनैलिटी वैसे ही डिजाइन होती हुई चली जाएगी। और इसी बात को ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने रिसर्च करी है। उन्होंने सिद्धांत दिया फॉर्मेटिक कजेशन का, जिसके अनुसार गर्भ के समय जो भी माँ के विचार होते हैं, भावनाएं होती हैं, आहार, पारिवारिक सामाजिक वातावरण, दिनचर्या होता है, उससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स क्रिएट होता है, और वो डिसाइड करता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी या बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका चरित्र, चिंतन, व्यवहार, उसका गुण, कर्म, स्वभाव कैसा होगा। ये सब पे रिसर्च हो चुकी है। और यही विज्ञान हमारा एपिजेनेटिक्स का कहता है कि जीन्स का होना मात्र पर्याप्त नहीं है। जीन्स तो है, ठीक है, जीन्स तो माता से, पिता से बच्चे के अंदर गए, आपके अंदर आपके माता पिता से आए, पर बच्चे के अंदर तो नाना नानी के भी आ रहे हैं, दादा दादी के भी आ रहे हैं, और माता पिता के भी आ रहे हैं, और उनके भी और पीढ़ियों के भी आ रहे हैं। अब कौन सा जीन एक्टिव होएगा, ये डिसाइड करता है एपीजीन। एपीजीन जो है जीन को या तो ऑन कर देता है या ऑफ कर देता है। अगर ऑन कर दिया तो जो जीन के अंदर इंफॉर्मेशन है वो बच्चे की पर्सनैलिटी में दिखाई देगी। अगर वो जीन ऑफ हो गया तो बच्चे की पर्सनैलिटी में वो गुण
नहीं दिखाई देंगे। और ये एपीजीन स्वयं काय से प्रभावित होते हैं, ये वातावरण से प्रभावित होते हैं। जैसे कि आप दिन भर आराम से पड़े रहते हैं कि थोड़ा श्रम करते हैं, आप खुश रहते हैं या तनाव में रहते हैं, आपके आसपास कितना एयर पोल्यूशन है, कितना वाटर पोल्यूशन है, कितना रेडिएशन का एक्सपोजर है, आपके घर में संबंध कैसे हैं, आप भौतिकतावादी संस्कृति को प्रेफर करते हैं या कुछ आध्यात्मिक पद्धतियों को अपनाते हैं, और आपकी सोच कैसी है, पॉजिटिव है कि छोटी छोटी बात में आप टेंस हो जाते हैं। ये सारी बातें एपीजीन को कंट्रोल करती है, और ये एपीजीन इंटर्न में जाकर इंटर्न जीन को कंट्रोल करता है। ये विज्ञान थोड़ा गूढ़ है, तो अगली बार इसको हम डिटेल में अगले सैटरडे को समझाएंगे, और इसी के माध्यम से आने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी डिसाइड होता है। क्योंकि अगर आप बहुत चिंता करती हैं और जंक फूड ज्यादा खाती हैं, और या आप लैपटॉप मोबाइल पे बहुत ज्यादा लगी रहती हैं, रेडिएशन एक्सपोजर ज्यादा है, या बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखती हैं, या आपने कभी शराब सिगरेट का सेवन किया, या घर में पति सिगरेट का सेवन करते हैं, इन सब बातों से बीमारी के जो जीन होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। ऐसा एपीजीन एक्टिव हो जाता है कि वो बीमारी के जीन को ऑन कर देता है। अब आने वाली पीढ़ी में आप देखिए, आने वाले समाज में कितनी सारी बीमारियां हो रही हैं, कहीं ओबेसिटी मोटापा है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, और ये मानसिक जो रोग हैं जितने हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सब बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण जो है वो गर्भावस्था में होने वाला तनाव है। इसीलिए कहते हैं माता को हमेशा प्रसन्न रखो। क्यों प्रसन्न रखो? आप खुश रहेंगी तो आपके पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होंगे, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, डोपामीन। आप तनाव में रहेंगी तो आपके तनाव वाले हार्मोन्स रिलीज होंगे। अब ये हार्मोन्स आपके सर्कुलेशन से, प्लेजेंटा से हो करके आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड में जा करके बच्चे के सर्कुलेशन में जाते हैं। अब क्या एक तरह से समझिए कि आपके और बच्चे के बीच में जो भी बातें हो रही हैं, जो भी संवाद है, वो हार्मोन्स के माध्यम से हो रहा है। आप प्रसन्न हो गई तो ये प्रसन्नता वाले हार्मोन्स बच्चे के पास गए और बच्चा एकदम खुश हो गया, मेरी मदर बहुत हैप्पी है, चलो मैं भी मुस्कुराता हूँ। तो कैसा बच्चा पैदा होगा? प्रसन्न चित्त, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, एकाग्रचित्त, हर क्षेत्र में सफल होने वाला, कॉन्फिडेंट, ऑलराउंडर बच्चा पैदा होगा। और एक तरफ वो माँ है, उसे बात बात पे गुस्सा आता है, तो वातावरण कोई भी वो उससे नहीं, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर तो अल्टीमेटली बच्चे को होएगा। तो अब वो उड़ जाती है, अपने कमरे में एकांत में चली जाती है, हर समय टेंशन में रहती है, या आवेश में रहती है, या मनी मन कुड़ती रहती है। अब ये क्या हुआ? कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ गई। अब कॉर्टिसोल की जब मात्रा बढ़ी तो बच्चा एकदम चार्ज हो गया, उसकी मांसपेशियों में जकड़न आ गई और वो एकदम टेंशन में आ गया कि कुछ गड़बड़ है, तो वो एकदम फाइटिंग मोड में आ जाता है। और ऐसे बच्चों की नस नाड़ियों में सिकुड़न आ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पौष्टिक पदार्थों की कमी हो जाती है। जो बच्चे जो होते हैं डेवलप नहीं करते, ये IUGR बेबी कहलाते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ये कम वजन वाले बच्चे पैदा होते हैं जिनके अल्ट्रासाउंड में हम देखते हैं कि अरे इसका तो ब्लड फ्लो कम हो रहा है, इसके एब्डोमेन में ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब वो पेट अच्छे से डेवलप नहीं करेगा। तो बाद में दिक्कतें आती हैं। ऐसे बच्चों के अंदर कभी कान में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होता है, और ये गुस्से वाले, रोने वाले, चिड़चिड़े बच्चे होते हैं जिनकी कभी कभी IQ भी कम होती है, और इनके अंदर डाउन सिंड्रोम, ADHD, कई तरह के शारीरिक मानसिक विकार हो सकते हैं, और इनकी IQ भी कम होती है। सॉरी, ये तो मैंने बता दिया आपको, मतलब पढ़ने में भी कई बार ये अच्छे नहीं होते। भोजन का इसलिए बहुत रोल है जब आप गर्भावस्था में हैं, इसको बहुत देखा गया। एक हमारी अच्छी गायत्री परिवार की साधिका हैं राजेश्वरी दीदी, उन्होंने साइकोलॉजी में बहुत पढ़ाई करी है और बच्चों के न्यूट्रिशन पे भी बहुत पढ़ाई करी है। तो उनका कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि आप गर्भवती माताओं के भोजन पे विशेष क्लास लीजिए, इसको विशेष तौर से बताइए, क्योंकि 2-3 बच्चे ऐसे देखे उन्होंने जो माताएं जंक फूड ज्यादा खाती थी, उन बच्चों की आंतें ठीक से डेवलप नहीं करी। जब गर्भावस्था में मतलब गर्भ धारण की हुई थी माँ, तो उसने हेल्दी खाना नहीं खाया, पौष्टिक खाना नहीं खाया, और उसकी वजह से बच्चे को मतलब जन्म के बाद कई सारे ऑपरेशन झेलने पड़े। 2 केस वो डिस्कस कर रही थी, जिसमें एक में तो बच्चे को कई ऑपरेशन के बाद बचाया जा सका, पर एक में तो बच्चा बचा भी नहीं। और इससे विज्ञान क्या कहता है कि अगर आप पर्याप्त भोजन नहीं ले रही,
या पौष्टिक भोजन नहीं ले रही, तो उससे बच्चा कुपोषित हो जाता है। और ये बच्चे आगे चल करके मतलब जब ये अडल्ट हो जाते हैं, जैसे कि मतलब 35 साल के, 40 साल के, तो इनके अंदर कैंसर, डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, बहुत सारी मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इस समस्या को कहते हैं फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्टहुड डिजीजेस, फोड। फोड एक ऐसी एपिजेनेटिक प्रॉब्लम है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर डेविड बार्कर ने रिसर्च करी और डॉक्टर पीटर डब्ल्यू नाथनशीज ने तो एक किताब लिखी, लाइफ इन द वूम, एक पूरी किताब लिख दी कि भैया गर्भ में भी जीवन है, उसको भी संभालना है। क्या मतलब, जो हम बर्थडे मनाते हैं वो एक्चुअली गलत मनाते हैं। जो बर्थडे मनानी चाहिए वो बर्थ डेट प्लस 9 मंथ्स के हिसाब से मनानी चाहिए। और ये देखिए, तैयारी की जो बात हम कह रहे थे वो अलग विषय है, लेकिन इसके ऊपर एक क्लास रहेगी। तो जो अभी गर्भ धारण नहीं किया जिन्होंने, वो ये समझें कि जब शुक्राणु बन रहा है, मतलब स्पर्म बन रहा है या ओवा बन रहा है, जो गैमीट्स बन रहे हैं माँ के अंदर, वो माँ के अंदर और पिता के अंदर, जब मतलब वो अभी बच्चा नहीं आया है, लेकिन अभी जब गैमीट्स बनने की प्रोसेस है, उस पे भी वातावरण का, विचारों का, रेडिएशन का, फूड का, पोल्यूशन का, सबका प्रभाव पड़ता है। और उसके द्वारा उनके अंदर या तो स्पर्म में या ओवा में जीन्स का एडजस्टमेंट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। और ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग से कुछ जीन साइलेंट हो जाते हैं। अब मान लीजिए अच्छी हेल्थ के जीन साइलेंट हो गए, जैसे आजकल लड़कियां बहुत अल्कोहल भी लेती हैं, सिगरेट भी पीती हैं, और मान लीजिए उसी 3 महीने में कंसीव कर लिया, तो कुछ जीन्स में ऐसी समस्या आ जाएगी, वो समस्या बच्चे में भी ट्रांसफर होगी, उस बच्चे के अंदर जिसका अभी अस्तित्व भी नहीं था। और वो केवल उस बच्चे तक नहीं रहेगी, वो आने वाली 2-3 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होगी। और इसलिए तैयारी का महत्व है कि जैसे देखिए यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन हुआ और इसके 2 सप्ताह बाद ही ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो गया। मतलब बच्चा जिस दिन गर्भ में आया, जिस दिन कंसेप्शन हुआ, उसके 19 से 21 डेज तक ब्रेन डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। अभी तो आपने टेस्ट भी नहीं किया, आपने पीरियड भी नहीं मिस हुआ, आपका पता ही नहीं है, लेकिन ये तो देखिए ब्रेन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब कोई आघात लगा, मान लीजिए आपने कोई एक्सरे करा लिया, कोई गलत दवाई खा ली, तो फिर ये बच्चा रखना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको जानना चाहिए कि जो पहला महीना है गर्भ धारण के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तब न्यूरल प्लेट, न्यूरोएक्टोडर्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, वो डेवलप हो जाता है। अब दूसरे मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू हुआ 3 महीने के बाद, तो 14th वीक में स्वाद की इंद्री बन गई। 16वां सप्ताह मतलब ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पे एक ब्रेन सेल, न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, मस्तिष्क की कोशिका 2.5 लाख के हिसाब से प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ने लगती है, मतलब डिवाइड करती है। इतना ब्रेन डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, एक सेल 2.5 लाख प्रति मिनट की रफ्तार से डिवाइड कर रहा है। फिर बच्चा जो है आवाज, महक, स्वाद को पहचानने लगता है। मतलब घर में अगर कई लोग हैं तो वो समझता है। आज मैं एक पेशेंट को बता रही थी कैसे वेव्स के फॉर्म में उसको, आप साउंड को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो एक वेव टाइप का फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड होती है, तो उसके ब्रेन में ये फ्रीक्वेंसी जा रही है। माँ की आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग है, पिता की आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग है, दादी की आवाज की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये फ्रीक्वेंसी सब जा रही है। अब जब वो बाहर आता है तो वो पहचान लेता है, अरे ये आवाज अलग थी, माँ को तो जानता ही है, माँ की आवाज तो ज्यादातर सुनता है, माँ को तुरंत पहचान लेता है, पिता को जो बात करते हैं उनको भी पहचान लेता है। इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है कि ये अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के कारण। अब दूसरा त्रैमासिक शुरू हुआ, मतलब खत्म होने वाला है 6 महीने पे, तो इस समय जो ब्रेन डेवलपमेंट था वो डबल हो गया। एक ब्रेन सेल 5 लाख पर मिनट की रफ्तार से बढ़ रहा है। साइनेप्सिस जो ब्रेन नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करती हैं, 1.8 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ने लगती है। जो मैसेज, साइनेप्स का काम होता है जो मैसेज ट्रांसफर करती है, जैसे हमें सुई यहाँ लगी और हाथ तुरंत खींच लिया गया, तो सुई लगते ही पहले तो मैसेज गया था ब्रेन को, और फिर ब्रेन से मैसेज आया हाथ खींचना है। तो ये जो पूरा सिस्टम था ये माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है। ये साइनेप्सिस के माध्यम से पूरी ये चेन होती है, जैसे कि वो एक अलग विषय, वो आपको फिर बताएंगे, या तो अगली बार समय होगा तो बताएंगे इसको एपिजेनेटिक्स के साथ। और अब उसके इमोशनल सेंटर्स बन गए, बच्चा प्यार, खुश, दुख, तनाव सब पहचानता है। किसके द्वारा? माँ के द्वारा। अब ये वीडियो देखिए,
जब माता पिता लड़ते हैं तो बच्चा कितना परेशान हो जाता है। पहले बच्चा शांत था, फिर वो लड़ने लग गए तो बच्चा उछल गया। अब उसके अंदर क्या हो गया, कॉर्टिसोल सेक्रेट हो गया। अब कॉर्टिसोल सेक्रेट हुआ, माँ के अंदर लड़ाई करी तो तनाव में आई, वो कॉर्टिसोल बच्चे के अंदर जा रहा है, बच्चा एकदम फाइटिंग मोड में आ गया, डर गया, एकदम फियर फैक्टर उसके अंदर डेवलप हो गया। और दूसरा देखिए, ये माँ प्रसन्न है, शांत है, अच्छी अच्छे भजन, अच्छी अच्छी लोरी, कहानियां बच्चे को सुना रही है, तो देखिए बच्चा कितना प्रसन्न हो रहा है। और हम जितनी भी हमारे साथ माताएं जुड़ी हैं, हम सबके घर में ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा प्रसन्नचित बच्चा ही पैदा होना चाहिए। म्यूजिक का बहुत रोल है, म्यूजिक की अलग से आपकी क्लास होगी। तो म्यूजिक क्या करता है, ये जो न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे हैं इसको बढ़ावा देता है। जो ब्रेन बनने की प्रक्रिया है, यानी कि मेंटल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है जब आप म्यूजिक सुनते हैं। पर म्यूजिक कैसा होना चाहिए, सुरीला, मधुर, कर्णप्रिय, रागों पे आधारित भजन हो, सेमी क्लासिकल सुनिए, बांसुरी की आवाज सुनिए, नाद योग सुनिए, श्लोक सुनिए, इस तरह के मतलब आप म्यूजिक सुनिए जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट सहायक हो, ना कि वो कान फोड़ू जैसे डीजे वाला संगीत होता है जो बहुत रिदमिक है, वो अगर आप सुनेंगे तो बच्चा बहुत रेस्टलेस हो जाएगा, अंदर परेशान हो जाता है वो इस तरह की आवाजों से। अब 8 माह हो गए बच्चे के अंदर, तब क्या हुआ कि सारी इंद्रियां पूरी कांड, अब वो पूरा डेवलप हो गया, पूरा समझता है पूरी बात, उसका ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करता है, उसको कभी कभी थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आने लगता है, और वो सेल्फ अवेयर भी होने लगता है, अपने प्रति उसकी जागरूकता बढ़ने लगती है, याददाश्त सीखने का केंद्र बन गया, मेमोरी सेंटर डेवलप हो गया। यानी अब 8 महीने जो भी रिकॉर्डिंग अंदर हुई थी वो मेमोरी में चली गई। अब कंप्यूटर नहीं है कि आपने डिलीट का बटन दबाया और जो कुछ गड़बड़ था उसको हम साफ कर देंगे, नहीं जी, जो कुछ उसने सीखा वो उसकी मेमोरी में जाएगा। एक दिन में लगभग 500 शब्द बच्चा सीख सकता है। तो आप वोकैबुलरी बढ़ा सकते हैं, कई भाषाओं को सीख सकता है बच्चा। इसके लिए देखिए मैं एक आपको स्टोरीज बताती हूँ, स्टोरी नहीं है ये, एक्चुअली सत्य मतलब एक साइंटिस्ट के जीवन की ये एक्सपीरियंस है। जो एक किताब है सीक्रेट लाइफ ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड बाय थॉमस वर्नी, आप लोग जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो इसको आप मंगा सकते हैं ऑनलाइन। तो इसमें क्या होता है, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है एल्फ्रेड टोमेटिस, हाँ फ्रेंच साइंटिस्ट होते हैं एल्फ्रेड टोमेटिस। और एल्फ्रेड टोमेटिस जी के पास एक बच्ची आती है, वो ऑटिस्टिक है और वो बोल नहीं पाती, सुन नहीं सकती, मतलब मंद बुद्धि भी है, और वो ना तो बोल पाती है ना सुन पाती है। माँ बाप लेके आते हैं, उसकी थेरेपी शुरू होती है, ट्रीटमेंट शुरू होता है, तो वो रिस्पॉन्ड करने लगती है, धीरे धीरे बोलने लगती है। पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात क्या होती है, वो माता पिता को भी अचंभित कर देती है कि जब उससे अंग्रेजी में थेरेपी दी जाती है तब वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, ज्यादा तेजी से उसका डेवलपमेंट होता है। अब माता पिता कहते हैं भाई हमें तो फ्रेंच आती है, हम तो घर में फ्रेंच बोलते हैं, हमारे और बच्चे भी है उनको इंग्लिश नहीं आती, वो लोग भी फ्रेंच में बात करते हैं। फिर बहुत उससे डिस्कशन होता है, हिस्ट्री ली जाती है, तब पता चलता है कि माँ 8th 9th मंथ में जिस ऑफिस में काम करती थी वहां काम की जो भाषा थी वो इंग्लिश थी। इसका मतलब बच्चा गर्भ में सुनता है, वो याद भी रखता है और भाषा को सीख भी सकता है। तो इसके लिए हम जो आपका सत्संकल्प की क्लासेस चलाते हैं, वो तो खैर युग निर्माण सत्संकल्प, सॉरी वो नहीं, हम आपकी संस्कृत की क्लासेस पहले चली थी, उसको दोबारा शुरू करेंगे। कुछ श्लोक संस्कृत में आप उच्चारण करिए, कंठस्थ करिए, उसको गुनगुनाइए। तो संस्कृत से एक तो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ये आप संस्कृत इफेक्ट आपको वीडियो दिखाएंगे इसका अगली बार, और ये संस्कृत से बच्चे के न्यूरॉन्स बहुत तेजी से डेवलप होते हैं, तो और नई भाषा भी वो सीख लेगा, और आने वाले समय में संस्कृत संभाषण बहुत ही कॉमन हो जाएगा। अब 36 वीक्स में ब्रेन पूरा डेवलप हो गया, और इतना तेजी से इसीलिए बढ़ रहा था वो क्योंकि वो सारी सूचनाओं को अपने अंदर एकत्रित करता चला जा रहा था। अब देखिए, अब बच्चा आपसे क्या चाहता है। आप कभी कभी लापरवाह हो जाती है, मैं अपनी पेशेंट से पूछती भाई क्लास क्यों नहीं करी, मैडम कोई आ गया था, हमारे गेस्ट आ गए थे, हमको नींद आ गई थी। लेकिन बच्चे की इच्छा आप जानेंगी तो आपको लगेगा अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, मैंने क्यों नहीं ऐसा किया। आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए, पेट पे अपने बच्चे को महसूस करिए
और उसे आंखें बंद करके देखिए, वो बच्चा सुनने का प्रयास करिए क्या कह रहा है। और जो ऐसे भी जुड़े हों जिनके बच्चे बड़े हैं, वो भी अपने बच्चे का ध्यान करें। देखिए बच्चा आपसे क्या कह रहा है, माँ मेरा मस्तिष्क अभी भी बढ़ रहा है, कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत को सुनिए, अच्छी अच्छी कहानियां सुनाइए, पौष्टिक आहार खाइए और सदा खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक खुशहाल सफल इंसान बन सकूं। ऐसे ही कहता है ना बच्चा। आप नॉर्मल हो जाइए, सामान्य हो जाइए। देखिए मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हाँ, हम चाहते हैं ना हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सक्सेसफुल हो, पर खुश भी तो रहे। बहुत बड़ा सीईओ बन गया, टेंशन में आ गया, पूरा गंजा हो गया, बेचारे के बाल ही झड़ जाते हैं आजकल तो यंग बच्चों के। अपने पत्नी से, बच्चों से बात करने का उसके पास समय नहीं है। ऐसे इंटेलिजेंस का हम क्या करेंगे भाई। उसके पास थोड़ा समय हो सबके लिए, उसकी भाव संवेदनाएं जागृत हो। ऐसा ना हो भाव पूरे मर गए, दिन भर बस काम ही करता रहता है, पैसा बहुत कमा रहा है, लेकिन उसकी तो संवेदना ही पूरी अंदर खत्म हो गई। इसलिए ये जरूरी है कि लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो तो अच्छा आईक्यू होगा, राइट ब्रेन डेवलपमेंट होगा तो इमोशनल क्वेश्चन डेवलप होगा। मतलब वो बच्चा बुद्धिमान तो होगा, पर साथ में वो अपने इमोशंस को भी समझता होगा। अगर उसको लग रहा है कि मैं तनाव में हूं, तो वो कुछ ऐसा करेगा कि तनाव को दूर करेगा, मेडिटेशन करना शुरू करेगा, योग करेगा, म्यूजिक सुनेगा, तनाव में नहीं बना रहेगा। या दूसरे के ऊपर अपना तनाव ट्रांसफर नहीं करेगा कि घर आया पत्नी से झगड़ने लग गया, और या जो लड़कियां हैं वो घर आई अपने पति के उससे झगड़ा करने लग गई, बच्चों को मारने लग गई। नहीं, ईक्यू अच्छा होगा, इमोशनल क्वेश्चन अच्छा होगा, तो ऐसे व्यक्तित्व कौन होते हैं जो अपने भाव को समझते हैं और दूसरे के भाव को समझ करके व्यवहार करते हैं, बहुत ही व्यवहार कुशल, शांत प्रिय होते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, उसका आध्यात्मिक विकास वो गर्भ से होगा। तो जरूरी नहीं है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तिलक लगाता है, आरती करता है, नो नो नो, नॉट नेसेसरी। पर उसके अंदर मानवीय गुण तो हो, वो प्रेम करना जाने, वो करुणा हो उसके अंदर, दया हो, ममता हो, सहयोग की भावना हो, सबके साथ सहकार से रह सके। ये बच्चे होंगे जो आने वाले समय में युग निर्माण करेंगे। बैलेंस पर्सनालिटी, वो घर में, परिवार में, समाज में और अपने अंतःकरण में एक बैलेंस बना के चलेंगे और सदा ईश्वर से कनेक्टेड रहेंगे, यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे। तो उनकी क्षमताएं बहुत विकसित होंगी, वो बहुत कुछ कर पाएंगे। और गुरुदेव ने कहा है कि आने वाले समय में बच्चे ऐसे ऐसे कार्य करेंगे कि हम बड़े लोग अपनी उंगली दांतों तले दबाएंगे कि अरे बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं, हमने तो लगभग अपना जीवन वेस्ट कर दिया। अब मैं आपको थोड़े से वीडियोस दिखाती हूँ कि जिन माओ ने फॉलो किया है, तो उनके देखिए बच्चे कैसे हो रहे हैं। ये म्यूजिक है, जो माँ गर्भ में म्यूजिक सुनती है, वो म्यूजिक को बच्चा पैदा होने के बाद पहचान लेता है। तो बच्ची रो रही है और जैसे ही माँ म्यूजिक चलाएगी, देखिए एकदम एकाग्र। दो बातें सीखी, एक तो गर्भ में जो बच्चा म्यूजिक सुनता है उसको पहचान लेता है, लेकिन हमने ये भी शिक्षा ली कि म्यूजिक कैसा सुनना है, उसके जो लिरिक्स है, उसके जो बोल है, वो भी अगर कुछ
इस तरह के हैं कि बच्चा ग्रहण कर सके। जैसे इसमें उसने माँ ने शिक्षा दी है उसको, शिवो हम शिवो हम, यानी जो शिव है वो हम है। तो ये बच्चा गर्भ से ये सीख कर पैदा हुआ है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, वो कभी भटक नहीं सकता। प्राप्ति बोलो ओम। देखो ये वीडियो देखो, ओम। ये आपका वीडियो है। देखा? अब ये देखिए, तब का वीडियो जब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे और उसमें ओम चैंटिंग करवाते थे मुंह से। ये बच्ची उस समय 6 महीने की है। ये देखिए, ये संस्कृत के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य। अब ये देखिए 5 वर्ष में तो इतना शुद्ध उच्चारण इनका हो नहीं सकता। अब मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि आगे किस तरह से क्लासेस आपकी चलेंगी। अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस तो समझ में आई। और भी विलक्षण वीडियोस हैं जो हम आपको दिखाते रहेंगे समय समय पर, और लाइव माताओं से इंटरेक्ट करवाएंगे जो आके बताएंगे कि हमने ये किया तो कैसी संतान हमको मिली। तो आपको मोटिवेशन होगा कि हमको ये क्यों करनी है, और बिल्कुल नियमितता से करनी है और मनोयोग से करनी है। बिल्कुल एकदम कोर्स की तरह इसको करना है। लेटे लेटे ये नहीं कि वीडियो ऑन कर लिया, लेटे हुए हैं हम सुन रहे हैं, उससे नहीं लाभ होगा। आप इसको सीरियसली करिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, फिर देखिए कि आपने क्या अपनाया, क्या रह गया। अब जैसे ये जो सब्जेक्ट है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये चलता रहता है हमारी क्लासेस में बीच बीच में। 9 प्रकार की प्रतिभाओं को गर्भ से विकसित किया जाता है। तो हम एक एक प्रतिभा पढ़ाते हैं और उसके लिए आपको उसको डेवलप करने के लिए क्या एक्टिविटी करनी है, क्या अपने अंदर बदलाव करना है, कौन सी चीज को जीवन में अपनाना है, वो भी सिखाते हैं। तो इसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, रीडिंग क्लासेस होंगी, व्यायाम हमने बता ही दिया, आहार की होंगी, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, IQ EQ SQ डेवलप करने के लिए बताया जाएगा, और दिनचर्या में पूरा आपको समझाएंगे कि शिशु के विकास के लिए मतलब पिता और घर वालों का क्या रोल है, लेकिन मेन आपका है। तो इसमें ये मैं अगली बार लूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगी। मेनली आप ये समझ लीजिए कि आपको एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल लेना, यानी आपके डॉक्टर को भी आप बताइएगा जाकर के कि देखिए मैडम मैं तो ये क्लासेस ले रही हूँ जो कि पूरी तरह से निशुल्क है, आप चाहिए तो आपके और पेशेंट्स को भी हम इसमें जोड़ सकते हैं QR कोड से। क्योंकि अब जो टाइम है उसमें एंटीनेटल केयर मतलब गर्भावस्था में जो ध्यान रखना है गर्भवती का, वो मात्र ये नहीं कि हमने आयरन दे दिया, कैल्शियम दे दिया, प्रोटीन दे दिया, बस उससे हो जाएगा, नहीं। उसके अंदर हमको गर्भवतियों से ध्यान भी करवाना है। ध्यान की साइंस बताएंगे कि कैसे क्या ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, क्या आपके ब्लड में चेंजेस हो रहे हैं ध्यान करने से, जब से क्या हो रहा है, जब का विज्ञान क्या है। आसन प्राणायाम मैंने आपको बता ही दिया, उसकी साइंस की भी क्लास ली जाएगी कल। खाली प्राणायाम का हम विज्ञान लेंगे। आहार की कैसी योजना होनी चाहिए, मतलब आहार केवल आपका बैलेंस नहीं, केवल बैलेंस डाइट तो आपको बचपन से पढ़ाया गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स इतनी मात्रा में लो, कैलोरीज कितनी लो, ये सब आता है, लेकिन आहार सात्विक होना चाहिए। आहार संतुलित के साथ साथ सात्विक और संस्कारित होना चाहिए। और उसके पीछे कैसे वो काम करता है, वो बच्चे के तीनों शरीर को कैसे पोषण दे रहा है, ये भी आपको इसमें समझना होगा। स्वाध्याय क्यों करना है, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, स्वाध्याय का अर्थ है अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, तो ये आप समझिएगा। फिर गर्भ संगीत, कौन कौन से गीत सुनने हैं, किस तरह से सुनने हैं, वो क्या हेल्प कर रहा है बच्चे के न्यूरॉन डेवलपमेंट में, ब्रेन डेवलपमेंट में। संवाद, कैसे कैसे बच्चे से बातें करनी है, संवाद के वीडियोस आपको दिखाएंगे। फिर किस तरह की विधियां, कैसे कैसे नई नई टेक्निक्स है संवाद की, कैसे घर वाले संवाद करें, कैसे पति संवाद करें, आप कैसे कहानी सुनाए बच्चे को, कभी प्रवचन सुनाए, कभी उससे कोई जैसे कोई एक्टिविटी आप कर रही है, मान लीजिए बागवानी कर रही है, तो बागवानी करते करते आप बच्चे से बात करिए, तो बच्चा आपका तुरंत जो है प्रकृति में इंटरेस्ट लेगा। वो बच्चा जो है प्रकृति से प्रभावित रहेगा हमेशा।
अपना इंडोर लाइफ नहीं जिएगा, वो हमेशा प्राकृतिक जीवन जीना चाहेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चे के अंदर डेवलप करी जा सकती हैं, और ये एक कहते बहुत ही वृहद विषय है। तो आज इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, नहीं तो फिर आपके बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी एक दिन के लिए। क्वेश्चंस हो तो आप ले लीजिएगा। अभी हालांकि समय हो गया है थोड़ा, लेकिन नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। मे बी तब थोड़ा समय रहेगा। एपिजेनेटिक्स आपको बताएंगे, थोड़ा सबकॉन्शियस कॉन्शियस बताएंगे, और दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। दिनचर्या एक अलग विषय है, पर एक मोटा मोटा आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है। जैसे आपको बताया हमने, ध्यान करना है, जप करना है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास समय नहीं तो आप 1 घंटा करिए, 1.5 घंटा करिए, नहीं नहीं, आप 15 मिनट करिए। आप 15 मिनट का मेडिटेशन करिए, 10 मिनट का जप कर लीजिए, ब्रेक कर करके कर लीजिए। अब 10 मिनट सुबह कर लिया, आप 5 मिनट दोपहर में कर लिया, 5 मिनट शाम को कर लिया। म्यूजिक सुनते रहिए। जो वर्किंग मदर्स हैं, जैसे अपने ऑफिस जा रही हैं, हेडफोन लगा लिया, कुछ अपने भजन चयन कर लिया या कोई क्लासिकल राग चयन कर लिया, और उसको आप सुनते हुए जाइए अपने ऑफिस में। जब ब्रेक ले तब सुन लीजिए। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस जो आपको बताई जाएंगी वो बीच बीच में आप कर सकते हैं बैठे बैठे। जैसे बैंक में कई हमारे पेशेंट से जॉब करते हैं, तो हम उनसे कहते हैं 1 घंटे में 5 मिनट के लिए उठ कर टहलो और थोड़ी स्ट्रेचिंग करो। बैठे बैठे थोड़ा सा हाथ हिला लिया, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लिया, तो क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हो गई, आप फ्रेश हो जाते हैं। थोड़ा सा कहीं बैठे बैठे 2-3 प्राणायाम आपको कल सिखाए जाएंगे, 4 प्रकार के प्राणायाम, वो आप कर लीजिए। कोई कहानी की पुस्तक साथ में रख लीजिए, कहानियां पढ़ ली। कहानी हमारे आपके ग्रुप में भी रेगुलरली आती है, उन कहानियों को कहीं सेव कर लीजिए। मैं अभी कल ही किसी को बता रही थी क्लिनिक में, उन कहानियों को सेव कर लीजिए। पता है क्या होगा, जब आप ग्रुप लीव कर देंगी, जब बेबी हो जाएगा, तो कहानियां बच्चे को सुनाने का काम आएंगी। रोज स्टोरी टेलिंग टाइम रखिएगा बच्चे का, और वो कहानी उसने जब सुनी होगी ना गर्भ में, वो पहचान जाएगा, अरे ये तो वही कहानी। उसका एक्सप्रेशन देखिएगा, वो बिल्कुल मतलब कहती हूँ मैं कि मैंने ऐसे बच्चों के वीडियोस देखे हैं कि वो ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं और साथ साथ बोलते हैं, और बिल्कुल जैसे कि वो दे आर अंडरस्टैंडिंग, एंड एक्चुअली दे आर अंडरस्टैंडिंग। ये नहीं है कि वो नहीं समझ रहे, वो समझ रहे, ठीक है। पर इसको आपके ऊपर है कि आप कितनी सीरियसली इन क्लासेस को करते हैं।